नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल साइंस विद गोपेश शर्मा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में पादपों में परिवहन का पार्ट 2 देखा था और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने परासरण से संबंधित जो बातें की थी, आज हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा आगे की ओर करते हैं। पार्ट 3 में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के और भी यहाँ पर दाब होते हैं। जैसे सबसे पहला जो दाब है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा और बहुत अच्छे से आप लोग देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। दाब का नाम है स्फीति दाब व भित्ति दाब। बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा ये। स्फीति दाब को टर्गर प्रेशर टीपी कहते हैं शॉर्ट में, और भित्ति दाब को वॉल प्रेशर डब्ल्यूपी कहते हैं। अच्छा, ये होते क्या है? बहुत आसान मेथड से आप लोगों को समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को मैंने विलयनों के प्रकार पढ़ाए थे, समपराश्री, अल्पराश्री, अतिपराश्री जो विलयन थे, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो मैं आपको और यहाँ पर समझाने वाला हूं। ध्यान से सुनना। मान लो ये अपना कोई कंटेनर है, कोई भी बीकर है। अच्छा, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, किसी पादप कोशिका को रख दिया। इस प्रकार से। अच्छा, आप सबको पता है पादप कोशिका है, तो यहां पर कोशिका भित्ति भी मिलेगी। कोशिका भित्ति के ठीक अंदर की ओर आप सबको पता है कोशिका झिल्ली मिलेगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर मान लो ये जो पादप कोशिका है, अगर मैं इस पादप कोशिका को एक सॉल्यूशन ले रहा हूं जिसका नाम है, आप लोगों ने सुन रखा है, अल्पपराश्री विलयन। अल्पपराश्री विलयन का मतलब होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यहां पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। इस दौरान होगा क्या कि इसके अंदर जो भी कोशिका रस पड़ा हुआ है, इस कोशिका रस की परासरणीय सांद्रता अधिक होगी। किससे? इस विलयन से। मतलब इसकी परासरणीय सांद्रता अधिक है, इसकी परासरणीय सांद्रता कम है। और यही बातें हम लोगों ने पिछली जो क्लास थी पार्ट 2 वहां पर बात किया था। अच्छा, कोशिका रस की परासरणीय सांद्रता अगर अधिक है तो इसका मतलब इसके अंदर विलय की मात्रा अधिक है। जब ये विलय अधिक है तो ये गाढ़ा ज्यादा है। गाढ़ा ज्यादा है तो सीधी सी बात मैंने आपसे कह दिया, जल को अपनी तरफ क्या करेगा? ये खींचेगा। इसका मतलब पानी जो है ना वो बाहरी विलयन से, ये इस वाले विलयन से, तो जल की गति कहां होगी? विलयन से इस कोशिका रस की ओर। यानी कि वाटर कहां जाने लगेगा? इस कोशिका के अंदर जाने लगेगा। जिससे क्या होगा बताओ? इस कोशिका रस का जो आयतन है वो यहां पर बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो इस कोशिका का जो साइज है वो भी यहां पर बढ़ेगा। अच्छा, जब साइज बढ़ेगा तो आप लोग थोड़ा गौर करना, जब साइज बढ़ेगा तो ये जो कोशिका झिल्ली है ये बाहर की तरफ धक्का लगाएगी। और जब धक्का लगाएगी तो मुझे एक बात बताओ, इस कोशिका झिल्ली के द्वारा इस कोशिका भित्ति पर एक दाब लगेगा। भाई, जब ये बाहर की तरफ धक्का लगाएगी तो यहां पर झिल्ली के द्वारा भित्ति पर एक दाब लगेगा, और इसी दाब का मान, इसी दाब का जो नाम है वो होता है आपका स्फीति दाब। तो स्फीति दाब का मतलब क्या है? सीधा सा,
झिल्ली के द्वारा भित्ति पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? स्फीति दाब। मुझे एक बात बताओ, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो यहां पर जब झिल्ली भित्ति पर दाब लगा रही है तो भित्ति झिल्ली पर भी दाब लगाएगी, बोलो, अरे लगाएगी। अच्छा, जब यहां पर ये लगाएगी, कौन? भित्ति झिल्ली पर दाब। अच्छा, जब भित्ति के द्वारा झिल्ली पर दाब लगेगा तो इसी का नाम होता है भित्ति दाब। क्या नाम होता है बेटा? भित्ति दाब। तो ध्यान रखना, स्फीति दाब झिल्ली के द्वारा भित्ति पर लगाया गया था, और जबकि भित्ति दाब भित्ति के द्वारा झिल्ली पर लगाया गया दाब। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, दोनों के दोनों जो दाब है टीपी और डब्ल्यूपी, ये दोनों के दोनों परिमाण में तो क्या है? बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है? विपरीत है। और जब विपरीत दिशा में होंगे तो यहां पर साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो टीपी बराबर तो होता है डब्ल्यूपी के, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण, क्या? दिशा विपरीत होने के कारण यहां पर माइनस चिन्ह आया, यानी कि ऋणात्मक मान में बराबर होता है, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग स्फीति दाब का महत्व यहां पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, लॉकडाउन में पहली बात तो आप सभी लोग घर पर रहें। जितने भी सरकार के द्वारा अपनी गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स लॉकडाउन के प्रति दिए हैं उनका आप लोग बहुत अच्छे से पालन करें, क्योंकि इस कोरोना जैसी महामारी से हम लोग घर बैठकर ही इससे लड़ाई लड़ सकते हैं, और हम लोग वास्तविक रूप में बताऊं तो हम लोग जीतेंगे भी, लेकिन गवर्नमेंट के नियमों का बहुत अच्छे से पालन करते हुए। अच्छा, दूसरी बात, लॉकडाउन जो है ना, इसमें अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। अगर इस लॉकडाउन में किसी बच्चे ने बहुत अच्छे लेवल पर रिवीजन कर लिया या फिर पढ़ाई कर ली तो उसे सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आप लोगों से सीधा कह रहा हूं। तो लॉकडाउन जो है इसमें आप लोग बहुत अच्छी स्टडी करिए, जिसके कारण आप लोगों को इसका पछतावा ना होगा, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिले, ठीक है। अच्छा, तो स्फीति दाब के महत्व के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, विभिन्न कोशिकाओं का आकार नियत बनाए रखता है। अगर मैं देखूं तो कोई कोशिका स्फीत है, टर्गिड है, ठीक है, तो उसका जो आकार है, वो जो शेप जो बना हुआ है, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है पादपों के अंदर, ठीक है, तो वो उनका जो फिक्स जो शेप बना हुआ है वो इस स्फीति दाब के कारण ही बना हुआ है। दूसरा, रंध्रीय गति, ध्यान से सुनना, रंध्रीय गति में मैंने आपको कल की क्लास में ओपी में भी लिखवाया है, तो ध्यान रखना, परासरण दाब भी और स्फीति दाब दोनों के दोनों रंध्रीय गति में, रंध्रीय गति का मतलब होता है रंध्रों का खुलना और बंद होना। वो जो दोनों की दोनों जो क्रिया है उसमें टीपी और ओपी दोनों अपनी भूमिका निभाते हैं। तीसरा, बीज अंकुरण के समय, जब भी सीड का जर्मिनेशन होता है तो उस समय जब भी बीज होगा तो उससे नीचे की तरफ तो मूलांकुर निकलेगा जिससे जड़ बनेगी, रेडिकल बोलते हैं, और इससे ऊपर की तरफ प्रांकुर निकलेगा, प्लूम्यूल, जिससे तने का निर्माण होता है। तो प्रांकुर से तो तने का निर्माण होता है और मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, मूलांकुर का निकलना और प्रांकुर का पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर निकलना, ये कौन से दाब के कारण संभव है? स्फीति दाब के कारण। और समस्त जितनी भी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पर इसी टर्गर प्रेशर यानी कि स्फीति दाब के द्वारा ही यहाँ पर संभव है। तो अगली बात हम लोग अगले टॉपिक के साथ करते हैं, विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अच्छा, ये जो विसरण दाब जो न्यूनता है इसे हम लोग डीपीडी भी बोलते हैं, कई बच्चों ने नाम सुना होगा डीपीडी, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अच्छा, ये जो डीपीडी है, इस डीपीडी को एक नाम और देते हैं एसपी, एसपी को बोलते हैं सक्शन प्रेशर, जिसे कई बच्चे चूषण दाब भी नाम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। इसे ही एक और नाम दिया जाता है कोशिका
में जल की मांग, डिमांड ऑफ वाटर इन सेल। तो ध्यान रखना, कोशिका में जल की मांग भी किसे कहा जाता है? डीपीडी को कहा जाता है। अच्छा, होता क्या है, देखो नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। विसरण दाब, यानी कि विसरण दाब में क्या है? कमी है। और मैंने आपको एक लाइन बोली थी, विलय की मात्रा बढ़ेगी तो विसरण दाब क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो विलय की मात्रा बढ़ाने पर विसरण दाब क्या होता है? कम होता है, लेकिन परासरण दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, मान लो मेरे पास कोई शुद्ध विलायक है, तो ध्यान से सुनना, शुद्ध विलायक का जो विसरण दाब है वो मैंने आपको बता रखा है सबसे ज्यादा होता है, और उसका मान एनसीईआरटी ने इंक्लूड कर रखा, जो मैंने पिछली दोनों क्लासों में आपको बताया कि 1236 एटीएम। जब शुद्ध विलायक का विसरण दाब अधिक है तो मुझे एक बात बताओ, इस शुद्ध विलायक में अगर मान लो मैं किसी भी प्रकार का विलय मिला दूं, तो जब विलय मिलाया तो इस शुद्ध विलायक, अच्छा पहली बात तो विलायक में विलय मिल गया तो क्या बन गया? विलयन। तो मैं बोल सकता हूं क्या, किसी भी शुद्ध विलायक का विसरण दाब उसके विलयन से हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। तो ध्यान से सुनना, जैसे ही विलयन बना तो डीपी का मान क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि विलय की मात्रा आ गई, और विलय की मात्रा जब भी आएगी तो डीपी कम हो जाएगा। अच्छा, तो यहां पर डीपी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा, विसरण दाब न्यूनता किसे कहेंगे फिर? शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का विसरण दाब, देखो शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का विसरण दाब जितना कम हुआ है वो क्या कहलाता है? विसरण दाब न्यूनता कहलाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, विसरण दाब न्यूनता की परिभाषा निकल के आई है कि शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का विसरण दाब जितना कम होता है वो उस विलयन की क्या कहलाती है? डीपीडी कहलाती है। अच्छा, डीपीडी कहला रही है, इसका मतलब देखो मैं बोल सकता हूं क्या कि डीपीडी के संदर्भ में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जल की गति कैसे होगी, जैसे हम लोगों ने विसरण दाब के संदर्भ में बोली है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा, या फिर उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर। परासरण दाब के केस में बोला था कि निम्न परासरण दाब से उच्च परासरण दाब की ओर। तो डीपीडी के संदर्भ में बताओ, तो देखो डीपीडी कब आएगा? जब विलय मिलाओगे। भाई इन दोनों का अंतर ही तो ले रहे हो आप लोग कि भाई इसकी तुलना इससे कर रहे हो, और तुलना किस बेस पर हो गई? विलय के बेस पर। अब जब विलय आया तभी तो डीपीडी आई, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या, डीपीडी जो है उसके संदर्भ में जल की गति हमेशा निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी की ओर होती है, यानी कि परासरण दाब के जैसे ही यहां पर जल की गति होती है। तो ध्यान रखना, जल की गति निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी की ओर होती है। निम्न डीपीडी का मतलब होता है कि विलय की मात्रा कम है, और उच्च डीपीडी का मतलब होता है कि विलय की मात्रा अधिक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला भी निकल के आता है। फॉर्मूला क्या निकल के आता है? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। मैं बोल सकता हूं क्या, बोलो, कि जो डीपीडी है वो ओपी और टीपी इन दोनों के अंतर के भी बराबर होती है। अच्छा, ध्यान रखना, वो हमेशा परासरण की दिशा को बताता है। डीपीडी है तो मैं इसको एसपी भी लिख सकता हूं क्या, बोलो, शोषण दाब। टीपी का जो स्थान है उसकी जगह मैं डब्ल्यूपी भी लिख सकता हूं, बोलो, क्योंकि टीपी बराबर क्या होता है? डब्ल्यूपी। बस दिशा थोड़ी सी विपरीत है तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, आओ बच्चों, मैंने आप लोगों को बोला है कि डीपीडी जो है वो ओपी माइनस टीपी के क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि इन दोनों का अंतर। इसके अंदर केस लेते हैं फर्स्ट। फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि जब कोशिका क्या हो? पूर्ण स्फीत हो। पूर्ण स्फीत का मतलब होता है कि उस कोशिका के अंदर अब जल की मात्रा बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकती, यानी कि वो बिल्कुल टाइट है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ,
टाइट कोशिका, मुझे एक बात बताओ कि डीपीडी को, सबसे पहले एक बात समझो, डीपीडी को कोशिका में जल की मांग भी कहते हैं। जब वाटर की डिमांड ही नहीं है पूर्ण स्थिति वाले केस में, तो मुझे एक बात बताओ, इस केस में डीपीडी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब डीपीडी का मान जीरो हुआ तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आएगा। सबसे पहले तो डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। जब इसका डीपीडी जीरो है तो जीरो लिख दो, तो ओपी माइनस टीपी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ओपी बराबर किसके होता है, टीपी के होता है। तो ध्यान रखना, पूर्ण स्थित कोशिका के लिए ओपी का मान हमेशा किसके बराबर होता है भाई, टीपी के बराबर होता है। अच्छा दूसरा केस, जब कोशिका स्लथ हो, स्लथ का मतलब होता है फ्लैसिड, मतलब ढीली ढाली कोशिका। अच्छा जब ढीली ढाली कोशिका है तो उस केस में मुझे एक बात बताओ, टीपी का मान जीरो हो गया। भाई ढीली ढाली है, इसका मतलब टर्गिड यानी कि स्फीति उसके अंदर है ही नहीं, जब है नहीं तो टीपी का मान जीरो। तो यहां पर देखो हम लोग निकाल सकते हैं इसको कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अच्छा जब डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी आ रहा है तो मैं बोल सकता हूं क्या, डीपीडी बराबर ओपी माइनस जीरो। और जब यहां इस तरीके से आया तो डीपीडी बराबर किसके आ गया, ओपी के। किसके आ गया भाई, ओपी के। तो ध्यान रखना स्लथ कोशिका के लिए डीपीडी किसके बराबर होता है भाई, ओपी के बराबर होता है। तीसरा केस, जब कोशिका जीव द्रव्य कुंचित हो। तो ध्यान रखना, इस वाले प्रोसेस को आगे हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप लोग इतना ध्यान रख लो कि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए टीपी का मान हमेशा क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव होता है ये आएगा आगे, ठीक है। अगला वाला जो पार्ट जो 4 है उसके अंदर मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। तो अभी एक नाम आया है तो अभी केवल उसका एक पॉइंट याद रख लो कि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए टीपी का मान हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा अब इधर देखो, नेगेटिव होता है तो डीपीडी बराबर क्या होगा, ओपी माइनस टीपी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं लिख सकता हूं क्या, ओपी माइनस तो पहले से ही है और माइनस टीपी, क्योंकि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका है तो यहां पर क्या हो गया, डीपीडी। तो इसका मतलब डीपीडी बराबर किसके आ गया, ओपी प्लस टीपी के। तो ध्यान रखना कि जो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका होती है उसके लिए डीपीडी का मान ओपी प्लस टीपी के क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा डीपीडी के संदर्भ में एक छोटा सा क्वेश्चन है जो नीट वगैरह में आता रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी ऐसा कुछ इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं, ये दिख रहा है वो ऐसा है नहीं। अच्छा यहाँ क्या करेगा, वो आपको कुछ सेल्स दे देगा, ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी, ठीक है, कितनी भी सेल्स दे देगा और लास्ट में एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जल की गति कहां होगी, यानी कि वाटर मूवमेंट कहां होगा, किस कोशिका से किस कोशिका में होगा। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले देखो अपन को किसी भी क्वेश्चन की नींव पकड़नी होती है। इसमें देखो दो चीजें दे दी, ओपी और टीपी, ओपी टीपी, ओपी टीपी, यानी कि तीनों कोशिकाओं का हमको ओपी और टीपी का मान दे रखा है। जब ओपी और टीपी दे दिया तो मुझे एक बात बताओ, ओपी और टीपी के अंतर से क्या निकल के आएगा, डीपीडी। और जब डीपीडी निकल के आएगा तो मुझे एक बात बताओ, डीपीडी के संदर्भ में जल की गति निम्न डीपीडी से कहां होती है, उच्च डीपीडी की ओर। इसका मतलब जिस कोशिका का डीपीडी का मान जितना कम होगा वहां से जल जो है वो चलना प्रारंभ करेगा और आगे उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा वाले डीपीडी वाले मान की कोशिका वाले के पास जल पहुंच जाएगा। जैसे देखो ओपी शॉर्ट में देखो, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी इस कोशिका के लिए, ए वाली के लिए देखो ओपी कितना 5 माइनस टीपी 2, कितना आया भाई 3। अच्छा यहां पर ओपी माइनस टीपी, तो ओपी 3 माइनस माइनस 1 यानी कि कितना आया 3 प्लस 1, कितना आया भाई 4। तीसरा केस देखते हैं, ओपी माइनस टीपी, तो ओपी कितना 4 माइनस 2, कितना आया भाई, बोलो 2, कितना आया 2। मुझे एक बात बताओ, सबसे कम डीपीडी किसका आया है, बोलो, इसका 3 आया, इसका 4, इसका 2, इसका मतलब सी कोशिका का। तो इसका मतलब यह है कि सी कोशिका से जल जो है वो चलना प्रारंभ करेगा, क्योंकि जल की गति डीपीडी के संदर्भ में कम से कहां होती है, अधिक की ओर होती है। तो यहां से चला, इससे अधिक किसका है भाई, बोलो ए का, तो सी से कहा गया भाई ए पर।
अच्छा, जब ए पर गया तो इससे अधिक यानी कि सबसे अधिक किसका है, बोलो बोलो भाई, बी का, तो बचा हुआ बी है, तो यानी कि सी से ए से बी, इस प्रकार से जो जल है वो यहाँ पर मूव करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सीधे डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी वाले जो फॉर्मूला है उससे यहाँ पर हो जाते हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, और एनसीईआरटी ने भी ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो पीछे बुक में पीछे वाले क्वेश्चनों में दे रखे हैं, तो आप लोग उनको एक बार सॉल्व कीजिए, नहीं आता तो फोटो शूट करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, मैं उसका आपको आंसर जो है वो यहाँ पर बता दूंगा और वीडियो आपको डल जाएगी। ध्यान रखना किसी भी केस में अगर आप लोगों से जल की गति पूछता है तो बार बार मैं आप लोगों से एक ही बात बोलता आ रहा हूं कि जल की गति हमेशा उच्च से निम्न की ओर होती है, बस कंडीशन है थोड़ी सी क्या है, अलग अलग है। डीपी के संदर्भ में अलग है, ओपी के संदर्भ में अलग है, और यहाँ पर डीपीडी के संदर्भ में अब बात जो है वो अलग निकल के आई है। तो ध्यान रखना इन चीजों को, और थोड़ा सा इन कोशिकाओं के बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शायद है कि 12th क्लास में भी इनसे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो नीट में तो भाई पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा जो अगला जो पार्ट होगा पार्ट 4, उसमें हम लोग जल विभव और जीव द्रव्य कुंचन, और हो सकता है तो उससे आगे वाला जो टॉपिक है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी पार्ट 3 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करता हूं, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, और कहना ही क्या है, ठीक है, अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिए अब, क्योंकि अब आपके पास बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है।